गुड इवनिंग एवरीवन। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे चैनल पे। हम लोग को स्टार्ट करना है 6th लेक्चर आज स्टीरियोकेमिस्ट्री का, जिसमें आपको पढ़ना है एनेंशियोमर, डायस्टियोमर, ईपीमर और एनोमर और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करनी है। तो जिन लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा था या किसी वजह से जिनका छूट गया था, वो जाके कृपया पिछला लेक्चर आज कवर कर लेंगे, क्योंकि आगे जितने भी लेक्चर आएंगे सब एक दूसरे पे क्या होंगे, इंटरकनेक्टेड होंगे, इंटरलिंक्ड होंगे। इसलिए आप लेक्चर्स को अगर मिस हो जाता है तो कहीं ना कहीं से जाकर उसको फिर से आप चेक करके वापस से देख लीजिएगा और उसके बाद अगले लेक्चर को क्या करिएगा, अटेम्प्ट करिएगा फिर से। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लो और स्टार्ट करते हैं आज आपका 6th लेक्चर स्टीरियोकेमिस्ट्री का, जिसमें आपको पढ़ाऊंगा एनेंशियोमर क्या होते हैं, एनेंशियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, और डायस्टियोमर्स क्या होते हैं, डायस्टियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। सारी चीज़ आपको एक एक करके बताना है। ठीक है, तो सभी लोग आ जाओ, जल्दी से ज्वाइन कर लो। तो आज आपको पढ़ाना है एनेंशियोमर्स। ठीक है, क्या होता है एनेंशियोमर्स, क्या होते हैं। ठीक है, सबने नाम सुना होगा एनेंशियोमर के बारे में। आज पूरा देखोगे एनेंशियोमर क्या होता है, एनेंशियोमर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो कंप्लीट करेंगे एनेंशियोमर्स। ठीक है, व्हाट आर बेसिकली एनेंशियोमर, बेसिकली होते क्या है आपको ये बताना है, व्हाट इज एनेंशियोमर। तो देखो ज़्यादातर स्टूडेंट ने पढ़ाई करी होगी, पहले भी आपने पढ़ा होगा, नाम भी सुना होगा। दो वर्ड आते हैं, एक आता है सुपर इम्पॉसिबल, एक आता है नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। ठीक है, तो जब हम मिरर इमेज बनाते हैं किसी भी चीज़ का, ध्यान से देखिएगा, आपको मैं ही बता रहा हूँ कि अगर किसी चीज़ का मिरर इमेज बनाते हैं, है ना, मिरर इमेज, तो मिरर इमेज दो टाइप के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। और दूसरा वर्ड आपका होता है सुपर इम्पॉसिबल, सुपर इम्पॉसिबल और नॉन मिरर इमेज। दो वर्ड्स हैं यहाँ पे, एक का नाम है आपका नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज और दूसरे का नाम है आपका सुपर इम्पॉसिबल, या उस मिरर इमेज ही ना, उसको हम लोग बोलते हैं नो मिरर इमेज। तो ये दो वर्ड्स आप यहाँ पे देख रहे हो, इन दोनों वर्ड्स में आपको देखना है, एक वर्ड यूज होता है एनेंशियोमर के लिए और दूसरा आप देखोगे जो दूसरा वाला सेक्शन है वो आपका यूज होगा डायस्टीरियोमर्स के लिए। तो हमारा इसमें आप सब लोग बताओ, जो लोग जानते होंगे एनेंशियोमर्स के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल और सुपर इम्पॉसिबल। चलिए बताइए आप लोग, कौन सा वर्ड यूज होता है अपने एनेंशियोमर के लिए। तो देखो सुपर इम्पॉसिबल का मतलब क्या है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल का मतलब क्या है, ये समझते हैं। जैसे सपोज कर लो आपने कहीं पे अल्फ़ाबेटिकल लेटर लिया। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल लेटर में अगर आपने मान लो सी लिखा, सी फॉर कैट, दिस इज सी, सी स्टैंड फॉर कैट। अगर आपने यहाँ पे मिरर लगाया, ठीक है, अगर आपने मिरर यहाँ पे लगाया और यहाँ पे मिरर लगाने पे आपका ये सी क्या हो जाता है, उल्टा दिखाई देता है, जस्ट क्या हो जाए, रिवर्स दिखाई दे, दिस इज कॉल्ड नॉन सुपर इम्पॉसिबल। अगर आपने मान लो कैपिटल लेटर डी लिया, ठीक है, कैपिटल लेटर क्या लिया, डी लिया, और इसके सामने आपने मिरर लगाया और इस मिरर के जस्ट सामने जो स्ट्रक्चर दिख रहा हो वो अब आपका क्या हो जाए, डी ऐसे उल्टा हो जाए। दिस टू स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड नॉन सुपर इम्पॉसिबल, दिस इज कॉल्ड नॉन सुपर इम्पॉसिबल। अब देख रहे हो सुपर इम्पॉसिबल क्या हो जाएगा, अभी दिखाऊंगा। ये क्या हो गया, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। हमने जो लेटर लिया था, जब मिरर लगा रहे तो मिरर का जस्ट क्या हो रहा है, अपोजिट दिख रहा, उल्टा दिख रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। तो इस केस में आपको दिखाई दे रहा होगा नॉन सुपर इम्पॉसिबल में क्या होता है, जहां पे आप मिरर लगाते हो क्या होगा, मॉलिक्यूल का क्लोजेस्ट वाला पार्ट मिरर के क्लोज में रहेगा और जो अवे पार्ट था वो क्या होगा, अवे रहेगा। जैसे सपोज कर लो ये आपका क्या है, ये आपका जो हथेली दिख रहा है आपको, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। आप इसके ऑब्जेक्ट को यहीं पे मिरर लगाओ, जस्ट यहाँ पे जैसे मिरर लगाओगे तो मिरर क्या करेगा, ये स्ट्रक्चर बना के देगा। ये क्या है, दोनों के बीच में मिरर है, तो क्लोज वाले जो देखो ये मिरर के क्लोज होगा तो उसके क्लोज में ये भी आया, ये अवे था तो अवे है। ये ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं नॉन सुपर इम्पॉसिबल। अगर यही स्ट्रक्चर ऐसे बना होता तो ये सुपर इम्पॉसिबल नहीं था। ठीक, ये क्या था, नॉन सुपर इम्पॉसिबल नहीं था, या तो ये नॉन मिरर इमेज था या तो ये सुपर इम्पॉसिबल था। जैसे मान लो आपने एक लेटर यूज किया, अल्फाबेटिकल लेटर आपने यूज किया एच, है ना, आपने अल्फाबेटिकल लेटर यूज किया एच। अब इसके लिए बेटा आप यहाँ पे मिरर इमेज लगा दो, मिरर लगाओगे अभी भी क्या दिखाई देगा,
एच, सेम टू सेम दिखाई देगा। आपने लगाया ओ, ठीक है, लेटर ओ, और इसके सामने लगा दिया मिरर, ये भी क्या दिखाई देगा ओ। तो ये दोनों स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, सुपर इम्पोज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, सुपर इम्पोजिबल हैं। These two structures are super impossible. Good evening to all. This is super impossible। और अगर कोई स्ट्रक्चर सुपर इम्पॉसिबल है तो उसमें आपको क्या होगा, आइडेंटिकल दिखाई देगा, जस्ट सिमिलर दिखाई देगा स्टार्टिंग वाले का। तो ये आपका सुपर इम्पॉसिबल है, और पीछे ये दोनों जो स्ट्रक्चर देख रहे हो दोनों क्या है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। तो जब हम एनेंशियोमर की बात करते हैं, हम बोलते हैं कि एनेंशियोमर है, तो एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड एनेंशियोमर। ऐसे स्ट्रक्चर जिनका नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बनता हो, दोज कंपाउंड्स आर कॉल्ड एनेंशियोमर। तो एनेंशियोमर का डेफिनेशन क्या हो गया, एनेंशियोमर्स क्या हो जाते हैं, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड एनेंशियोमर्स। ठीक है, यहां पे लिख लो, दोज आइसोमर्स, those isomers which are non superimposable mirror images which are produced, ठीक है, which are produced non superimposable mirror images are called enantiomer। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए सबसे छोटा मॉलिक्यूल होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये आप सबने देखा होगा। ग्लिसरॉल्डिहाइड ये आपका मॉलिक्यूल है। अगर इस ग्लिसरॉल्डिहाइड के जस्ट सामने हमने क्या कर देना है, एक मिरर लगा दें, ठीक है, यहाँ पे क्या कर दें, एक मिरर लगा दें। तो मिरर लगाने के बाद आप क्या देखोगे कि इस मॉलिक्यूल में, है ना, इस मॉलिक्यूल में आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई देगा, OH मिरर के क्लोज रहेगा, H अवे हो जाएगा, और CH2OH क्या होगा, अपनी जगह पे रहेगा। अब ध्यान देना, यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि आप जिस प्लेन से मॉलिक्यूल का जिस प्लेन से मिरर लगाते हो, उस प्लेन के एटम वहीं पर रहेंगे, वो शिफ्ट नहीं करेंगे, सिर्फ वही प्लेन के एटम चेंज होंगे जिसका अपोजिट थे। ठीक है, आपने वर्टिकल प्लेन पे मिरर लगाया है तो आपको ये स्ट्रक्चर मिला। अगर आपने मिरर यहाँ लगाया होता बेटा, अगर मिरर हमने यहाँ पे लगाया होता, कैसे हॉरिजॉन्टली लगाया होता, तो आपको स्ट्रक्चर क्या मिलता, CH2OH यहाँ होता, OH जहाँ था वहीं रहता अपने जगह पे, और CHO क्या हो जाता, नीचे आ जाता। तो ये भी दोनों आपस में क्या है, मिरर इमेज ही है। दिस टोटली डिपेंड अपॉन आप किस प्लेन से, ठीक है, किस मॉलिक्यूलर प्लेन से आप मिरर को लगाते हो। जिस मॉलिक्यूलर प्लेन से मिरर को लगाओगे उसके एटम चेंज नहीं होंगे, सिर्फ वही एटम चेंज होंगे जो आपस में क्या थे, मतलब जो मिरर प्लेन मिरर के अपोजिट थे वो चेंज होंगे, जो उसके डायरेक्शन में होंगे, उसी के पैरेलल होंगे, वो चेंज नहीं होते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, आप अगर दोनों स्ट्रक्चर की बात करोगे तो दोनों स्ट्रक्चर में क्या मिलेगा आपको, वी बोथ ऑब्टेनिंग, ये दोनों आपस में क्या, एनेंशियोमर, और ये दोनों भी आपस में क्या है, एनेंशियोमर हैं। तो आप यहाँ ध्यान से देखो, दिस इज एनेंशियोमर, ये क्या है, एनेंशियोमर है, और ये भी क्या है, एनेंशियोमर ही है। ठीक है, दोनों को दोनों क्या है, एनेंशियोमर है। आपको समझ में आया ये बात, सभी को समझ में आया एनेंशियोमर दोनों कैसे हो गए। मिरर कहाँ पे लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिरर का जो मिरर लगा रहे हो कहाँ पे लगा रहे हो, किस पोजीशन पे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने मिरर लगाना नहीं आया तो हो सकता है आप मॉलिक्यूल को गलत कर दो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज कर लो हमने आपको दिया एक स्ट्रक्चर ये, ठीक है, ये स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक, यहाँ पे ऊपर हमने लगा दिया Cl और नीचे लगा दिया H, ठीक, ये H, और आपसे पूछा कि चलो भैया बताइए कि एक स्ट्रक्चर इसके पैरेलल में ये है, ठीक, एक स्ट्रक्चर इसके पैरेलल में ये है, तो इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है, ये दोनों मॉलिक्यूल जो आपस में देख रहे हो, इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन, तो आप क्या रिलेशन बताओगे, दोनों में क्या रिलेशन है, कोई है जो बता सकता है क्या रिलेशन है।
इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन, कोई बता सकता है? मॉलिक्यूल ए और बी, मान लो सपोज करो पहला ए और दूसरा बी, दोनों आपस में क्या रिलेशन रखते हैं? एनेंशियोमर रखते हैं या डायस्टेरियोमर रखते हैं? यहाँ Cl रख लो, Cl अपनी जगह रहेगा। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, कोई बताओ, जल्दी से बताओ। इन दोनों मॉलिक्यूल में आपस में क्या रिलेशन है? मिरर कहाँ लगाया गया? मिरर लगाया गया यहाँ पे, है ना। मिरर लगाया गया कहाँ पे? यहाँ पे। एक मिरर हमने यहाँ पे लगाया, ठीक है। तो इस मिरर को यहाँ लगाओगे तो जो सामने था वो क्या गया? सामने आ गया, और जो अवे था वो अवे चला गया। देखिए यहाँ पे अच्छे से ध्यान से देखिए आप लोग, इनैंशियोमर है कि नहीं दोनों आपस में? दीज आर इनैंशियोमर्स टू ईच अदर, आपस में सब क्या है? इनैंशियोमर्स। ठीक है, हमने प्लेन कहाँ लगाया है? हमने प्लेन लगा दिया आपका इस मॉलिक्यूल के ऐसे वर्टिकल लगाया। वर्टिकल लगाएंगे तो क्या होगा? जो क्लोज था वो क्लोज आ गया, जो अवे था वो अवे रहेगा। ये प्लेन के ऊपर नीचे नहीं गया है। अगर इसी मॉलिक्यूल में हम स्ट्रक्चर चेंज करते तो, अगर प्लेन चेंज करते तो मॉलिक्यूल भी क्या होता? चेंज हो जाता। अब आपको एग्जांपल्स दे रहे हैं, क्वेश्चन के टर्म में आपको बताना है कि इनैंशियोमर क्या है। ठीक है, इनैंशियोमर के बारे में थोड़ा सा आपको बताना है कि दिए गए स्ट्रक्चर का इनैंशियोमर क्या होगा। अब एक क्वेश्चन है, पहले कुछ प्रॉपर्टीज है उसके बारे में बात कर लो, ठीक है। जरा देखो, इनैंशियो के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर इनैंशियोमर्स बनते हैं कहीं पे भी, किसी रिएक्शन में इनैंशियोमर्स बनते हैं, तो हम कैसे डील करेंगे, कैसे पहचानेंगे इनैंशियोमर की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं अदर प्रॉपर्टीज ऑफ इनैंशियोमर्स, ठीक है। इनैंशियोमर्स के बाकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक। अब देखो क्या है, इनैंशियोमर ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा? आप लोग बताइए, इनैंशियोमर की प्रॉपर्टी के बारे में आप लोग बताइए, ऑप्टिकल एक्टिव होगा कि ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा इनैंशियोमर? इनैंशियोमर जैसा आपने पढ़ लिया कि आपने एसिमेट्रिक सेंटर पढ़ा, अब इनैंशियोमर पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा कि ऑप्टिकल इनएक्टिविटी शो करेगा, ये जानना है बस। कोई बता सकता है? एक सेकंड, थोड़ा सा सिस्टम मेरा काम नहीं कर रहा। तब से आप लोग बताइए जरा, इनैंशियोमर के बारे में बताइए, प्रॉपर्टीज के बारे में बताइए इनैंशियोमर के, और डिफरेंट क्वेश्चन इस पर हम लोग करेंगे, उसके बारे में बताना है। चलो देखो, इनैंशियोमर के बारे में क्या स्टेटमेंट है। इनैंशियोमर्स क्या होते हैं? ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, ठीक है। इनैंशियोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। इनैंशियोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। जितने भी इनैंशियोमर होते हैं क्या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। अब क्योंकि इनैंशियोमर जो बनते हैं आपस में मिरर इमेज होते हैं, दोनों आपस में मिरर इमेज बनाते हैं, तो दो डिफरेंट कंपाउंड होंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मॉलिक्यूल अगर इक्वल इक्वल अमाउंट में बन जाता है, जैसे सपोज कर लो इनैंशियोमर्स फॉर्म रेसमिक मिक्सचर, इस स्टेटमेंट का मतलब समझना, इनैंशियोमर्स फॉर्म रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर। अब देखो जरा रेसमिक मिक्सचर कैसे बनाते हैं। तो अगर मान लो कि हमने एक कंपाउंड ले लिया आपका, और ग्लिसरॉल्डिहाइड लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो जरा इस मॉलिक्यूल को, अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखेंगे तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या आर है कि एस है? जरा जल्दी से आपसे पूछ लेता हूँ क्योंकि आर से भी मुझे पढ़ाना है। और इसका मिरर इमेज क्या बनेगा? इसका मिरर इमेज जस्ट हमें अपोजिट मिलेगा इसका, ये HCH2OH, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, प्रॉपर्टी में लिखने वाला हूँ कि ये कंपाउंड जो है, ठीक है, दिस कंपाउंड इज आर, है ना। ये कंपाउंड क्या है? आर। और ये कंपाउंड कैसा है? एस। इसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एस। तो ये क्या करेगा? लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है। कैसे करता है? ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है, क्लॉकवाइज। और ये कैसे रोटेट करता है? एंटी क्लॉकवाइज। एस का मतलब क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हम देखेंगे रिजल्टेंट क्या मिलेगा, ये जितना पॉजिटिव रोटेट किए रहेगा,
ये दूसरा वाला पार्ट उतना ही क्या कर देगा, नेगेटिव रोटेट कर देगा। तो आपको याद आ रहा होगा मीजो कंपाउंड, याद है किसी को, मीजो कंपाउंड याद है किसी को। मीजो कंपाउंड में भी क्या होता था, ऑप्टिकल इनएक्टिविटी आती थी ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। याद आया सबको, इंटरनल कंपनसेशन। अगर हम यही चीज यहाँ पे देख लें एनेंशियोमर्स में, अगर दोनों एनेंशियोमर 50-50 बन गए तो हम सबको पता है 50-50 अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। तो इफ टू एनेंशियोमर्स आर फॉर्म इन इक्वल मिक्सचर, इक्वल अमाउंट, देन दीज मिक्सचर्स आर कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। और रेसमिक मिक्सचर क्या होते हैं बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। रेसमिक मिक्सचर क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। और उनकी ऑप्टिकल इनएक्टिविटी के पीछे कौन रीजन होता है, दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और इनकी इनएक्टिविटी के पीछे जो रीजन है वो है एक्सटर्नल कंपनसेशन, है ना। ये क्या है, एक्सटर्नल कंपनसेशन। एक्सटर्नल क्यों हो गया, क्योंकि दो मॉलिक्यूल बाहर से हैं, दोनों आपस में एक ही में नहीं है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल कंपनसेशन। तो जो रेसमिक मिक्सचर अगर बन गया, आपसे पूछा जाएगा कि रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकल एक्टिव होता है कि इनएक्टिव, तो अगर रेसमिक मिक्सचर इक्वल अमाउंट में बना होगा तो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, और उसकी इनएक्टिविटी के पीछे जो रीजन होगा वो कौन है, एक्सटर्नल कंपनसेशन। तो व्हेन एनेंशियोमर्स आर फॉर्म इन इक्वल अमाउंट दे प्रोड्यूस रेसमिक मिक्सचर, दे प्रोड्यूस रेसमिक मिक्सचर। बताइए आपको बात समझ में आया कि नहीं आया, सभी लोग को समझ में आया। समझ में आया ना कि रेसमिक मिक्सचर में भी ऑप्टिकल इनएक्टिविटी आता है, और एनेंशियोमर्स क्या बनाते हैं, रेसमिक मिक्सचर बनाते हैं अगर दोनों इक्वल अमाउंट में प्रोड्यूस कर दे तो। और अगर इक्वल अमाउंट बना तो रेसमिक मिक्सचर बनेगा। और रेसमिक मिक्सचर्स क्या होते हैं बेटा, ऑप्टिकल इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, ठीक है, एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से होते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड इसका देखो, इंपॉर्टेंट नेक्स्ट बात क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एनेंशियोमर्स की क्या होती हैं, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनेंशियोमर्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनेंशियोमर्स। चलो कोई बताओ जल्दी से, तो एनेंशियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में क्या होता है। मान लो एक आर बन गया एक एस बन गया, दो डिफरेंट एनेंशियोमर्स बन गए, तो दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में कोई बताएगा, क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या चेंजेस होते हैं, क्या चेंजेस नहीं होते हैं। तो जरा सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में आ जाओ, जल्दी से मेरे को बताओ कि जब एनेंशियोमर्स बनते हैं, एनेंशियोमर को फॉर्मेशन हो जाता है, इन दैट पर्टिकुलर केस फिजिकल प्रॉपर्टी पे क्या अफेक्ट होता होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे चेंज होता होगा, बस ये जानना है। तो आप सभी लोग चलिए डिस्कशन बॉक्स में आ जाइए और डिस्कस करते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती होंगी एनेंशियोमर्स की। लेट्स स्टार्ट, चलिए सभी लोग बताइए। पहला, क्या क्या सेम होता है, क्या क्या डिफरेंट होता है फिजिकल प्रॉपर्टी में एनेंशियोमर्स का, जल्दी से बताओ सभी लोग। क्या क्या चीजें सेम होती हैं, क्या क्या चीजें डिफरेंट होती हैं, देखते हैं किसको किसको आता है। MPBP डेंसिटी सोलबिलिटीज आर सेम, क्या ये सही स्टेटमेंट है। आसुस ने बताया कि ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, solubility, solubility are same, are same। सही है स्टेटमेंट आपका, ठीक है, आसुस ने जो बताया वो स्टेटमेंट सही है। सभी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, इनकी सही होती है, मतलब लगभग सेम ही होती है, डिफरेंट नहीं होता। सिर्फ एक को छोड़ के, सिर्फ कहाँ पे डिफरेंस आता है, ओनली डिफरेंस इन, ओनली डिफरेंस इन साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, इवन मैग्नीट्यूड इज सेम,
इवन मैग्नीट्यूड इज सेम। देखो क्या इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, सिर्फ एक फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होती है, अलग होती है। वो कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है, साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। क्योंकि जब हम इनैंस्यूमर बनाए थे तो अभी आपने क्या देखा कि इसका इनैंस्यूमर जो बना था, अगर एक क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, इवन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। अगर एक 50 क्लॉकवाइज किया तो दूसरा 50 एंटी क्लॉकवाइज करेगा, सिर्फ प्लस और माइनस साइन का डिफरेंस होता है, मैग्नीट्यूड भी क्या होता है, सेम होता है। तो अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करी जाएगी तो हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे अगर ये प्लस 50 डिग्री रोटेट करता है तो ये माइनस 50 डिग्री रोटेट करेगा। तो दोनों में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी सेम होता है, सिर्फ डिफरेंस होता है साइन का। ठीक है, सिर्फ क्या होता है, साइन का डिफरेंस होता है। अब बोलिए आप लोगों को समझ में आया, फिजिकल प्रॉपर्टी सबको समझ में आया, क्या डिफरेंट होता है, सभी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, सिर्फ कौन सा है डिफरेंट, साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन चेंज होता है, बाकी रिमेन्स आर सेम, मैग्नीट्यूड सेम, साइन अपोजिट। वेरी गुड, सही है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, चलो और बताओ, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताइए। व्हाट अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज, चलो बच्चों बताओ केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में क्या लगता है, क्या होगा केमिकल प्रॉपर्टी? ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में क्या लगता है? जल्दी से आंसर करो सभी लोग, देखते हैं आप लोगों का क्या स्टेटमेंट होता है केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। व्हाट अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज? देखो यहाँ पे ना डिपेंड करता है आप सॉल्वेंट पे, रिएजेंट पे। ठीक है, इट डिपेंड अपॉन, यहाँ ऐसे नहीं कर सकते, डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ रिएजेंट, सॉल्वेंट एंड कैटालिस्ट। ठीक है, ये रिएजेंट पे भी डिपेंड करता है, सॉल्वेंट कौन सा लिया उस पर भी डिपेंड करता है, इवन इसके साथ आपने कौन सा कैटालिस्ट यूज किया इस पर डिपेंड करेगा कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे वेरी करनी है। तो आप जरा देखिएगा, एक एक प्रॉपर्टी में बताता हूँ। सबसे पहला केस, अगर आपने यूज किया है ए कायरल रिएजेंट, मतलब जो रिएजेंट रिएक्शन में यूज हो रहा है रिएक्शन करने के लिए, अगर ए कायरल रिएजेंट यूज होगा तब, ए कायरल रिएजेंट के केस में हमेशा ध्यान रखना कि ऑल केमिकल प्रॉपर्टीज आर आइडेंटिकल। ए कायरल रिएजेंट हो गया तो सारी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, आइडेंटिकल। ऑल केमिकल प्रॉपर्टीज आर, all chemical properties are identical in nature, identical in nature। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर हमने रिएजेंट एक कायरल ले लिया तो उस केस में आपको क्या दिखाई देगा कि सभी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे, कोई केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे चेंज होने वाला नहीं है। बट ये कब होगा, जब सभी हमने क्या लिया है, जब सारे के सारे रिएजेंट जो यूज कर रहे हो सबके सब क्या हो, एक आयरल हो। इन दैट पर्टिकुलर केस आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे ऑप्टिकल जो इनएंस्यूमर है वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि उनकी जो कायरलिटी, एक कायरलिटी की वजह से, रिएजेंट के एक कायरलिटी की वजह से सारी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। बट अगर हम यहाँ पे कायरल रिएजेंट ले लें, ठीक है, रिएजेंट क्या ले लें, कायरल रिएजेंट ले लें, तो अब अगर रिएजेंट कायरल ले लोगे यहाँ पे चीज़ें बदलेंगी। अब बदलेंगी और कायरल रिएजेंट में क्या होता है, डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट और कैटालिस्ट कैसे लिया है। ठीक है, सॉल्वेंट और कैटालिस्ट कैसे लिया है। तो रिएजेंट कायरल है, अगर सपोज कर लो हमने एक सॉल्वेंट का सिस्टम बना लें, सॉल्वेंट का, दूसरा हमने बना लिया कैटालिस्ट का, ठीक है, और फिर ले लिया प्रॉपर्टीज कैसे वेरी करेंगे। ठीक है, टेबुलर फॉर्म बना दे रहा हूँ ताकि समझना क्या हो जाए आसान। हमने सॉल्वेंट ले लिया, कैटलिस्ट ले लिया और प्रॉपर्टीज ले लिया।
अगर रिएजेंट एक आयरल है तब फिर कैटलिस्ट सॉल्वेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा कहानी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सब प्रॉपर्टी सेम हो जाएंगी। बट अगर आपने रिएजेंट कार्य ले लिया तब आपका डिपेंड करेगा कि सॉल्वेंट क्या यूज करा है, कैटलिस्ट क्या यूज किया। सपोज कर लो आपने कायरल रिएजेंट लिया और सॉल्वेंट और रिएजेंट दोनों, सॉल्वेंट और कैटलिस्ट दोनों क्या कर लिया, एक आयरल, दोनों क्या ले लिया, एक आयरल, ठीक है, दोनों के दोनों एक आयरल हैं। इस केस में क्या होगा, प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, रेट क्या होगा, डिफरेंट हो जाता है, रेट डिफरेंस आपको दिखाई देगा इनेंशियोमर केस में, दोनों में रेट क्या होगा, बदल जाएगा। अगर दोनों को दोनों क्या हो जाए, एक आयरल हो जाए, तब आपको जो दोनों इनेंशियोमर्स हैं उनकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। अब सपोज कर लो आपने सॉल्वेंट ले लिया कायरल, है ना, कायरल सॉल्वेंट और एक कायरल कैटलिस्ट, एक आयरल आपने कैटलिस्ट लिया, यहां भी आपको दिखाई देगा कि रेट डिफरेंट मिलेगा, यहां भी रेट क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। और तीसरा केस, अगर मान लो आपने इसको क्या कर लिया, रिएजेंट को आपने क्या कर लिया, रिएजेंट तो आपने कायरल लिया हुआ है, कायरल रिएजेंट लिया हुआ है, तो अगर रिएजेंट आपने मान लो सपोज कर लो यहाँ पे ये दो केसेस है, सॉल्वेंट कायरल, एक आयरल, कायरल और एक आयरल, यही है क्योंकि एक आयरल केस हमने यहाँ डिस्कस कर लिया, तो रिएजेंट एक आयरल लेने का कोई मीनिंग नहीं है, ऑलरेडी हमने उसको डिस्कस कर रखा है। तो ये दो केसेस हैं, कायरल, एक आयरल एक आयरल केस में भी रेट अलग मिलेगा, कायरल और एक आयरल के केस में भी रेट आपको डिफरेंट मिलेगा। तो ये दो चीज़ें आपको दिखाई दी कि आपने रिएजेंट क्या यूज़ किया है और आपने दूसरा सॉल्वेंट और कैटलिस्ट का यूज किया, ये आपको देखने को मिला, ठीक है। बस समझ में आया, इनेंशियोमर की प्रॉपर्टीज समझ में आए। ये चीज सबको समझ में आया कि कायरल के साथ क्या होगा और एक कायरल के साथ क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक कायरल रिएजेंट लेते हो तो वहाँ पे आपको सारी केमिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल मिलेंगी, बट अगर आपने कायरल ले लिया है, रिएजेंट कायरल ले लिया और उसके बाद सॉल्वेंट और कैटलिस्ट में वेरिएशन करते हो तो रेट आपको क्या मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन के रेट यहाँ पे मिलते हैं। दिस इज अबाउट इनेंशियोमर्स, ठीक है। तो आप जब भी इनेंशियोमर की बात करोगे आप जरा देखिएगा, बताइएगा इनमें से, अभी इनेंशियोमर में क्वेश्चंस करूंगा तो आप उसमें बताइए कौन कौन से इनेंशियोमर है, कौन कौन से डायस्टीरियोमर है। तो पहले आप डायस्टीरियोमर पढ़ेंगे, नाउ डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, ये समझ में आया सबको, एक बार क्लियर कर दो तब आगे चला जाए। डायस्टीरियो आइसोमर्स, नेक्स्ट अपना है डायस्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। तो अगर आप ये क्लियर कर देते तो आगे बढ़ेंगे, जल्दी से आप लोग बताइए, क्लियर है सबको। एग्जाम्पल बताऊंगा, अभी रिएक्शन जब सेपरेशन कराने जाऊंगा तो एग्जाम्पल भी बताऊंगा, ठीक है ना, रिएजेंट का आयरल और एक आयरल का अभी सेपरेशन करके आपको बताया जाएगा। तो डायस्टीरियोमर्स क्या होता है, चलिए आप लोग बताइए व्हाट इज डायस्टीरियोमर, हम डायस्टीरियोमर किसको बोलते हैं, कौन से केस को डायस्टीरियोमर बोलते हैं, व्हाट आर द डायस्टीरियोमर्स, बताइए। ये डायस्टीरियोमर क्या होते हैं, किसे कहते हैं हम लोग डायस्टीरियोमर, जल्दी से बताओ आप सभी लोग। कोई बता सकता है, दो आइसोमर्स विच आर सुपर इम्पोजिबल, और या तो सुपर इम्पोजिबल होगा, ठीक है, सुपर इम्पोजिबल और नॉन मिरर इमेजेस, नॉन मिरर इमेजेस, ठीक है। तो ऐसे आइसोमर जो क्या होते हैं, या तो सुपर इम्पोजिबल होंगे या तो मिरर इमेज ही नहीं होंगे, उनको हम लोग बोलते हैं डायस्टीरियोमर्स, ठीक है। नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा तो इनेंशियोमर, सुपर इम्पोजिबल हो जाए या तो मिरर इमेज ही ना बनाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायस्टीरियोमर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायस्टीरियोमर्स। आप अभी यहाँ पे देखोगे डायस्टीरियोमर्स के एग्जाम्पल में आपको दिखाऊंगा, वेरी डिफरेंट डिफरेंट डायस्टीरियोमर मिलेंगे आपको, ठीक है। नॉन सुपर इम्पोजिबल, नो मिरर इमेज, यस दैट इज आंसर, ये एकदम सिंपल सा है, ठीक है। अब इसमें आप देखिएगा, आपको एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, एग्जाम्पल्स को देख के बताइएगा कि क्या ये मिरर इमेज हैं। देखिए जरा, सी डबल ओ एच
टार्टारिक एसिड है, COOH OH और यहाँ पे COOH ले लिया, ठीक। और इसका हमने यहाँ पे कहा मिरर लगाएंगे हम, ठीक है। यहाँ पे हमने मिरर लगा दिया और फिर स्ट्रक्चर आपका आता है COOH OHH OHH COOH। अब मेरे को ये बताइए, क्या ये स्ट्रक्चर आपस में एनेंशियोमर हैं? इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है? क्या ये आपस में मिरर इमेज हैं? जल्दी से बताइए, क्या ये आपस में मिरर इमेज हैं? इसके अलावा CH3 ClBr NH2 HCH3। नाउ एक मिरर हम यहाँ पे लगा रहे हैं और इसमें बनाएंगे CH3 Cl Br NH2 H और ये हो गया आपका CH3। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, बताइए। क्या दोनों मिरर इमेज हैं? अगर मिरर इमेज नहीं है तो कौन सा आइसोमर हो गए? डायस्टेरियोमर्स हो गए। और अगर मिरर इमेज है तो फिर कौन सा है? एनेंशियोमर है। तो ये मिरर इमेज नहीं है, क्यों नहीं है? देखो ना यहाँ पे, ये दोनों को अगर मिरर इमेज होता तो क्लोज वाला स्ट्रक्चर क्लोज पे आना चाहिए था, जो कि नहीं आया। क्लोज क्या, मिरर क्या करता है? क्लोज वाले को क्लोज रखता है, अवे वाले को अवे रखता है। तो यहाँ पे तो उल्टा हो गया, यहाँ पे सही है, यहाँ पे नीचे वाले कार्बन पे सही है। बट क्या कहा आपने, कभी ऐसा मिरर देखा है कि जिससे सामने खड़े हुए होगे, आपका बॉडी उल्टा घूम गया होगा, गर्दन उल्टा घूम गया होगा, आधे पार्ट को मिरर रोटेट किया होगा, आधे पार्ट को रोटेट ना किया होगा? क्या ऐसा आपके सामने एग्जांपल कभी आया है? नहीं आ सकता। या तो मिरर पूरे को उलट, जैसे मान लो ये है, अगर मिरर लगाए तो पूरा उल्टेगा। ऐसा नहीं होगा कि इसमें 3 उंगली, हमारी उंगली क्या होगी, पलट जाएगी, 2 उंगली सीधे रहेगी। ऐसा सिर्फ भूतों के साथ होता है, इंसानों के साथ ऐसा नहीं हो सकता। तो मिरर इमेज नहीं है, नो मिरर इमेज। तो अगर मिरर इमेज नहीं है तो क्या हो गया? डायस्टीरियोमर्स। क्या हो गए? डायस्टीरियोमर्स, ठीक है। और दूसरे वाले में क्या है? इसमें भी नो मिरर इमेज। क्यों नहीं है? Cl का तो आ गया, सही है, बट ये NH2H का आया जो कि सही नहीं है। क्लोज वाले क्लोज में रहना चाहिए था, बट ऐसा नीचे वाले में नहीं हुआ। तो नो मिरर इमेज। अगर मिरर इमेज नहीं है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या हो गया? ये डायस्टीरियोमर, डायस्टीरियोमर्स, ठीक है। क्या हो गया? डायस्टीरियोमर्स हो गए। क्लियर हुआ, समझ में आया आपको डायस्टीरियोमर्स कैसे हो गए? क्योंकि दोनों आपस में मिरर इमेज नहीं बना रहे। इसके अलावा एक और एग्जांपल देखो, सिस 2 ब्यूटीन। क्या है? सिस 2 ब्यूटीन। ये आपका सिस 2 ब्यूटीन है और दूसरा इसका हम ट्रांस 2 ब्यूटीन बना दे। आपस में क्या रिलेशन रखेंगे दोनों? मिरर इमेज और नॉन मिरर इमेज, मिरर इमेज और नॉन मिरर इमेज। दिस इज ट्रांस 2 ब्यूटीन। और ये क्या हो गया? सिस 2 ब्यूटीन। तो दोनों आपस में क्या होते हैं, याद रखिएगा हमेशा कि जितने भी आपके ये हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, ऑल GI आर डायस्टीरियोमर्स। जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, दिस पॉइंट शुड बी नोटेड कि सभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपस में क्या होते हैं? डायस्टीरियोमर। उनमें मिरर इमेज नहीं होता है। तो जितने भी सिस ट्रांस EZ आपका मिलेगा, सिन एंटी, all are diastereomers, they have non mirror image, that is why they are referred as diastereomers। तो ये भी आपका क्या है? डायस्टीरियोमर है। नेक्स्ट देखो, और एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं और डायस्टीरियोमर के। जैसे इसके अलावा एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट याद रखिएगा कि डायस्टीरियोमर्स में और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव डिपेंडिंग अपॉन सिमेट्री। ये हो भी सकते हैं ऑप्टिकल एक्टिव और नहीं भी हो सकते। ये चीज कौन डिसाइड करेगा? दिस विल बी डिसाइडेड बाय सिमेट्री। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाता है, हालांकि आपको पता है ट्रांस सिस्टम में सेंटर ऑफ सिमेट्री आ सकता है, बट सिस सिस्टम में कभी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आता है। तो अगर मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया गया और डायस्टीरियोमर है, तब तो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। बट अगर मान लो सिमेट्री नहीं पाया जाता और डायस्टीरियोमर है, तब ऑप्टिकली एक्टिव होगा। मैं दोनों एग्जांपल दिखाने जा रहा हूं कि डायस्टीरियोमर एक्टिव भी हो सकता है और इनएक्टिव भी हो सकता है। दिस इज सिचुएशन डिपेंडेंट कि वो सिमेट्री कंटेन करता है या नहीं करता है। बात समझ में आया आपका? तो देखिएगा जरा, मैं आपको एग्जांपल दिखाने जा रहा हूं कि डायस्टीरियोमर्स में भी
Diastereoisomers may be optically active or not, depending upon symmetry on molecule। मॉलिक्यूल में सिमेट्री पर डिपेंड करेगा कि मॉलिक्यूल में सिमेट्री है या नहीं है। अगर मॉलिक्यूल में सिमेट्री पाया गया तब तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, और सिमेट्री नहीं पाया जाएगा तब मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है। ऑल डायस्टेरियोमर्स आर जीआई नहीं, ऑल डायस्टेरियोमर्स आर जीआई नहीं, ऑल जीआई आर डायस्टेरियोमर, ये स्टेटमेंट है। सभी ऐसा जो स्टेटमेंट आपने लिखा आसुस, वो स्टेटमेंट आपका गलत है। सभी जियोमेट्रिकल आइसोमर्स डायस्टेरियोमर होते हैं, बट सभी डायस्टेरियोमर जियोमेट्रिकल होंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। अब एग्जाम्पल के साथ देखिएगा। चलिए एग्जाम्पल देखना स्टार्ट करिए। तो फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप बताइएगा ये क्या है, इनमें आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है। यहाँ पे आपका ऊपर है COOH, पीछे चला गया मेथाइल। ठीक है। एंड हेयर pH एबव द प्लेन है, और यहाँ नीचे चला गया H। ठीक। अब इसका हम बनाएंगे दूसरा आइसोमर। दिस इज COOH एंड हेयर methyl, and now this is pH and this is H। इन दोनों में क्या रिलेशन है, और बताओ एक्टिविटी के बारे में भी आपको बताना है कि ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है। आप बताइए व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन दीज टू कंपाउंड, वेदर दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट। एक चीज़ ये बताना है, जल्दी से बताइए इन दोनों में क्या कहानी है, इनके किस्से क्या हैं। दूसरा एग्जाम्पल, द सेकेंड एग्जाम्पल इज, ये आप क्लेडन बुक खोलिएगा, क्लेडन बुक में एग्जाम्पल मिल जाएगा। ठीक है। आप अच्छा बुक पढ़िए, आपको अच्छा बुक पढ़ने की ज़रूरत है। अगर एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है देन यू हैव टू स्टडी अ वेरी एडवांस एंड वेरी रेफरेंस बुक, जहाँ से कोई गलती सही भी हो तो लोग सुने। ऐसा नहीं कि कोई किसी किताब से पढ़ लिया उसको लोग सुने ही ना, तुम रेफरेंस देते जाओ उसका कोई माने ही ना। तो ऑलवेज स्टडी रेफरेंस बुक। लोकल बुक पढ़ना अच्छी बात है समझने के लिए, रेफरेंस बुक पढ़ना अच्छी बात है रेफरेंस लेने के लिए, क्योंकि सब कोई उसी को कॉपी पेस्ट करता है। इन दोनों का क्या रिलेशन है, और इन दोनों में भी आपको बताना है ऑप्टिकल एक्टिव और इनएक्टिव। चलिए जल्दी से बताइए। डायस्टेरियोमर के साथ एक्टिविटी भी बताना है आस्था जी। आस्था बेटा बताओ इसमें ऑप्टिकल एक्टिव है कि इनएक्टिव है। ये डायस्टेरियोमर है, दिस इज करेक्ट। डायस्टेरियोमर है, ये स्टेटमेंट सही है, डायस्टेरियोमर है। एक्टिव है कि इनएक्टिव है, ऑप्टिकल एक्टिव और ऑप्टिकल इनएक्टिव। ऑप्टिकल एक्टिव होगा, क्योंकि इसमें कोई सिमेट्री नहीं लगेगी, कहीं से प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री आप इसमें नहीं पाओगे। तो ये मॉलिक्यूल हमेशा क्या शो करेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। ध्यान से देख लो, 2 आइडेंटिकल आ गया, हमें तो नहीं लग रहा कि दूसरा आइडेंटिकल है। आई डोंट फाउंड कि 1 और 2 आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल कैसे दिख गया भाई, एक सिस है एक ट्रांस है, आइडेंटिकल कैसे हुआ। सिस ट्रांस आइडेंटिकल नहीं होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है ना, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या कहलाएगा आपस में। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन बिलो द प्लेन ही था कि नहीं था, दोनों एच आपस में क्या था, सिस, दिस इज सिस आइसोमर एंड दिस इज ट्रांस आइसोमर। यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऊपर है, दूसरा हाइड्रोजन कहाँ है, बिलो द प्लेन है ना, ये कौन सा आइसोमर हो गया, ट्रांस आइसोमर। इन दोनों में पीएस प्रेजेंट है। पहली बात, दे आर डायस्टेरियोमर्स, दीज आर डायस्टेरियोमर्स, सिस ट्रांस बन गया तो डायस्टेरियोमर्स। दूसरा, पीओएस प्रेजेंट है। आपको मैंने पढ़ाया था पीओएस, अगर साइक्लोहेक्सेन सिस्टम की बात करोगे
तो 1/4 पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन हो, सिस हो या ट्रांस हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होती है। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री बीचों बीच पास कर दोगे तो पीएस प्रेजेंट हो जाएगा, तो हमेशा क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। These are optically inactive, but they show geometrical isomers. That is why we cannot say these are identical. These are diastereomers. One diastereomers है और B क्या है, B भी diastereomer है, but A is optically active, but B is optically inactive. ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? दिस इज A and this is B. अभी मैंने आपको बोला था ना कि डायस्ट्रीमर ऑप्टिकल एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये डिसाइड करेगा सिमेट्री, उस मॉलिक्यूल की सिमेट्री बताएगा कि एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा। बताइए, सबको समझ में आया? अच्छा, हाइड्रोजन दिखा ही नहीं भाई, कार्बन के वैलेंसी तो बैलेंस करो। कार्बन के वैलेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसा दिखेगा नहीं, एग्जाम निकल जाएगा फिर दिखेगा नहीं। ठीक है, कब सीखेगा, बोलो कब सीखेगा? देखो, इसका जो सिस आइसोमर है, आपको पता है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 82 टू 83 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और ट्रांस वाला जो है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, दिस इज 80 टू 81 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका मेल्टिंग पॉइंट है दोनों का, सिस और ट्रांस का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप दोनों के फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि चलो प्रॉपर्टीज ऑफ डायस्टेरियोमर बताओ, तो चलो आप लोग बताइए कि डायस्टेरियोमर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, कैसी होती है। सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग डायस्टेरियोमर, जल्दी जल्दी बताइए। 4 लोग हो, 4-5 लोग हो ना, सभी लोग जल्दी से आंसर कर दो। प्रॉपर्टीज ऑफ डायस्टेरियोमर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डायस्टेरियोमर्स। चलो, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं डायस्टेरियोमर्स की? जल्दी जल्दी बताइए सभी लोग, डायस्टेरियोमर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? देखो, सबसे पहली बात, जितने भी डायस्टेरियोमर होंगे, डायस्टेरियोमर तभी अराइज होते हैं जब मॉलिक्यूल के पास मोर देन वन स्टीरियो सेंटर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा आप लोग, अगर मॉलिक्यूल में केवल एक स्टीरियो सेंटर है तब डायस्टेरियोमर्स की बात नहीं होगी। डायस्टेरियोमर्स तब अराइज होते हैं जब मॉलिक्यूल के पास मोर देन वन कायरल सेंटर या स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट होता है। द फर्स्ट वन इज molecule having more than one stereo center will produce या will show diastereomers, डायास्टीरियो आइसोमर्स। याद रखिएगा, अगर एक रहा तब पॉसिबल नहीं है, एक से अधिक होगा तभी डायस्टेरियोमर्स मिलेंगे, अदरवाइज डायस्टेरियोमर्स नहीं मिलते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इनका जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है उनका डायरेक्शन सेम भी हो सकता है और अपोजिट भी हो सकता है। ये मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल वेरी करता है। तो दे मे हैव सेम direction of optical rotation, और अपोजिट, दोनों हो सकता है, दोनों पॉसिबल है, सेम साइड भी हो सकता है और अपोजिट साइड भी हो सकता है। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट बात, ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन डायस्टेरियोमर्स, ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन डायस्टेरियोमर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डायस्टेरियोमर की सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा अलग होती हैं, यही आपको ध्यान रखना है। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब कि इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है, तो दे कैन बी सेपरेटेड बाई, ध्यान से देखना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायस्टेरियोमर को सेपरेट करने के लिए, सेपरेटेड बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। दे आर इजिली सेपरेबल बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डायस्ट्रीमर मान लो कहीं से गलती से मिक्सचर हो गए आपके आइसोमर, तो उनको बनाओ डायस्ट्रीमर, और डायस्ट्रीमर को क्या कर लेंगे हम लोग, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर लेंगे, वो बाहर आ जाएगा मिक्सचर में से। क्योंकि एनेंशियोमर्स को फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, सेपरेट नहीं कर सकते, तो एनेंशियोमर्स को बना लो डायस्टीरियोमर्स, उनको तो सेपरेट कर सकते हैं ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि डायस्टीरियोमर्स आर फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट, दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज which means they boil at different temperature, they melt at different temperature, they have different optical rotation। तो हम उसका यूज करके बॉइलिंग पॉइंट का इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, अलग अलग होगा। समझ आया। इसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करेगा आपका कायरल और ए कायरल पे, ठीक है। तो वेरीज विथ कायरल और ए कायरल रिएजेंट, उसको मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा। तो यहाँ तक हमें लग रहा है आपको समझ में आया होगा। किसको किसको नहीं समझ में आया, जल्दी से बताओ। सभी को समझ में आ गया? अगर आ गया तो फिर हम लोग शुरू करेंगे एनोमर और ईपीमर। बताइए, सबको समझ में आ गया? एक बार कमेंट बॉक्स चेक कर लिया जाए। एक आपको भी बॉक्स बना के देता हूँ एनेंशियोमर डायस्ट्रोमर पहचानने के लिए, ठीक है। चलो सभी लोग जल्दी से बताओ, समझ में आया सबको? अब एक बॉक्स बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। एनेंशियोमर डायस्ट्रोमर पहचानने का एक स्क्वायर बॉक्स है। उस बॉक्स को देख के अच्छे से पहचानिएगा कि दिया गया कंपाउंड एनेंशियोमर है या दिया गया कंपाउंड डायस्ट्रोमर, कैसे पहचानोगे, ठीक है ना। तो अगर मान लो कोई मॉलिक्यूल RS है, ठीक है, एक R है, दूसरा S है, तो इसका आइसोमर क्या बनेगा, SR। क्या बनेगा, SR। ये मिरर इमेज है। एक सेंटर R है, दूसरा S है, तो उसका मिरर इमेज क्या होगा, S और R, उल्टा हो जाता है, ठीक। सिमिलरली एक अगर R और R है तो उसका एनेंशियोमर क्या बनेगा, S और S। अगर कोई क्लॉकवाइज है तो मिरर इमेज में दोनों एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज है तो मिरर इमेज में दोनों क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो जरा, इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है और इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है ना, ये स्टेब्लिश करो सबसे पहले। तो हमें मिलेगा ये एनेंशियोमर, ये क्या है, एनेंशियोमर्स हैं। ये भी क्या है, एनेंशियोमर्स हैं। क्लियर है ना। अब जरा दूसरा देखना, सेकेंड लाइन हम ये बना रहे हैं, ये और ये आपस में क्या है, जो ब्लू लाइन आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों आपस में क्या है। तो इन दोनों में पता है एक R एक S था, तो या तो उसको RS होता तो SR होना चाहिए था, बट दोनों SS हो गए, मतलब मिरर इमेज नहीं है। तो जो मिरर इमेज नहीं होते वो क्या होते हैं, डायास्टीरियो आइसोमर्स। ये भी वही है, डायास्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। ये भी आपका डायास्टीरियो आइसोमर्स, ठीक। अब जरा डायगोनल देख लो, तो डायगोनल में भी क्या हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जा रहा है, एक का और एक का सेम रह रहा है। तो जब भी चेंज होगा दोनों का, तो जितने भी ब्लू लाइन है, ऑल ब्लू लाइन्स आर डायस्टीरियोमर्स। मैं सभी ब्लू लाइन को क्या कर दे रहा हूँ, मैच करा दे रहा हूँ, चाहे ये लाइन हो, ठीक है, चाहे ये लाइन हो, चाहे ये लाइन हो, सब के सब क्या है, डायस्टीरियोमर्स हैं। सिर्फ येलो लाइन क्या है, एनेंशियोमर है, बाकी जो आपको ब्लू लाइन दिखाई दे रहे हैं, ऑल ब्लू लाइन्स आर डायस्टीरियोमर्स। बेटा रिवीजन करोगे तो क्लास का टाइम क्या है, उसको दोबारा देख लो, रिवाइज कर लो, नोट्स बना लो अच्छे से कॉपी में, आपको याद रहेगा, भूलने नहीं पाएगा। अगर नोट्स नहीं बनाओगे या कॉपी में नोट नहीं करोगे तो ये पिक्चर थोड़े ना जो आपके दिमाग में रहेगा, ठीक है। इससे कैरियर बन सकता है ना, तो जल्दी याद नहीं रहता। पिक्चर में आपको सब डायलॉग याद रहते हैं, गाने, क्योंकि उससे कैरियर खराब हो सकता है ना, तो वो याद रहता है। हमें नेगेटिव चीज़ों को सीखने की कैपेसिटी क्या होती है, 10 के पावर 23 टाइम्स ज़्यादा होती है, और पॉजिटिव चीज़ों को भूलने के बाद सेम कैपेसिटी होती है। पॉजिटिव चीज गेन करने की कैपेसिटी 10 के पावर -23% है, और लॉस करने की प्रॉपर्टी क्या होता है, 10 के पावर 23।
तो यही दोनों के साथ है, आपको दोनों में देखोगे नेगेटिव चीज़ हम तुरंत ग्रैब आउट करते हैं और पॉजिटिव चीज़ें जितनी जल्दी निकल जाए दिमाग से उतना बेहतर होता है। अभी आपके पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। ये आपको टेबल समझ आया? ये टेबल सबको समझ में आया क्या? ये टेबल सबको समझ में आया? तो मैं चले अब बताओ एपीमर पे चलो, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नोन एज ईपीमर्स। हेडिंग डालो ईपीमर्स। और कोई बताओ ईपीमर क्या होते हैं? व्हाट आर ईपीमर्स? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा गया। ईपीमर्स से खूब क्वेश्चन आते हैं। चलिए बताइए ईपीमर्स क्या होते हैं? जल्दी से कोई बताओ। तो ईपीमर भी होते हैं डायास्टीरियोमर्स। डायास्टीरियो आइसोमर्स हैविंग change in configuration, having change in configuration at any carbon except one, या except कार्बन 1। पहले कार्बन को छोड़ के अगर किसी अदर कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलते हैं ईपीमर्स। बट ईपीमर हमेशा याद रखिएगा कि ईपीमर्स और ऑल्सो डायास्टीरियोमर्स। ईपीमर भी क्या होते हैं? डायास्टीरियोमर्स ही होते हैं। मतलब इनकी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? अलग अलग होती है, बट इनमें चेंज होता है कॉन्फ़िगरेशन का किसी एक कार्बन पे, बट वो कार्बन नंबर 1 नहीं होता, वो कार्बन नंबर 2 हो सकता है, कार्बन नंबर 3 हो सकता है, कार्बन नंबर 4 हो सकता है, ठीक है। ओके, रेड कलर नहीं यूज करूंगा अब मैं, ठीक है, समझ गया मैं, उससे थोड़ा सा कलर डिफरेंस आ रहा होगा। नाउ आई विल यूज ओनली ब्लू, वाइट एंड येलो कलर। नाउ ठीक है। अब तो आपने क्या देखा कि ईपीमर क्या होते हैं? जिनमें कॉन्फ़िगरेशन का चेंज कार्बन 1 के अलावा किसी और पे हो जाता हो। आप ध्यान से देखिएगा, आप कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री जब पढ़ते हो तो आप ग्लूकोज बनाते हो ना। ग्लूकोज क्या है? CHO। इसमें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना OH H H OH OH H OH और H, लास्ट में क्या होता है? CH2OH। ठीक है, ये कौन सा मॉलिक्यूल है भैया? ये ग्लूकोज है। क्या है? ये है अपना ग्लूकोज। अब ग्लूकोज के अलावा एक और मॉलिक्यूल है जिसका नाम है मैनोज। क्या नाम है? मैनोज। आप सबने नाम सुना होगा मैनोज, मनोज नहीं, मैनोज, ठीक है। मनोज इज अ प्राणी, नॉट मॉलिक्यूल, ठीक। अब देखो इसमें क्या है कि मैनोज में क्या हो गया है कि सब कुछ सही है, सब कुछ ग्लूकोज जैसा ही है, बट एक चीज़ गलत हो गया है। एक चीज़ में क्या हो गया? उल्टा हो गया है। उस उल्टे को करना है, ध्यान से देखना और बताना है कि उल्टा आया कहाँ से, है ना। ये उल्टा कहाँ पे हुआ? तो अब ध्यान से देखो जरा, एक क्वेश्चन बहुत पूछा गया इससे। कार्बन नंबर 2 पे जरा ध्यान दो। कार्बन नंबर 2 पे कुछ दिख रहा है? ये जो कार्बन नंबर 2 है, दिस इज कार्बन नंबर 2। हम जब नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 और 6 ये ग्लूकोज होता है। कार्बन नंबर 2 पे कॉन्फ़िगरेशन बदल गया, बाकी सबका सब सेम है, तो क्या ये आपस में मिरर इमेज लगेगा? यहाँ पे मिरर लगाओ तो मिरर होगा? पॉसिबल ही नहीं है। दे आर नॉन मिरर इमेज, है ना। दिस इज कॉल्ड मैनोज, दिस इज कॉल्ड मैनोज, है ना। तो C2 पे कुछ डिफरेंट है, C2 पे कुछ डिफरेंट है। तो अगर C2 पे कुछ डिफरेंट है देन दिस इज नोन एज सॉरी ईपीमर। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ईपीमर। कार्बन नंबर 1 पे नहीं है, कहाँ है? कार्बन नंबर 2 पे। तो क्योंकि C2 पे है इसलिए इसको हम लोग C2 ईपीमर भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज C2 ईपीमर। और आप देख लो बाकी सभी सेम हैं,
सिर्फ चेंज कहाँ हुआ है, कार्बन नंबर 2 पे, तो ग्लूकोज एंड मैनोज आर C2 ईपीमर, C2 ईपीमर। इसके अलावा एक और मॉलिक्यूल है, इसका नाम है गैलेक्टोज। अब गैलेक्टोज में जरा मेरे को बताना क्या डिफरेंस है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या अलग है। ठीक है, सभी लोग बताना कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या अलग है। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड गैलेक्टोज। ठीक है, ये वाला मॉलिक्यूल क्या है, गैलेक्टोज है। दिस इज गैलेक्टोज। गैलेक्टोज इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लैक्टोज विच इज अ मिल्क शुगर। इसमें कार्बन नंबर 4 पे देखो, ये कार्बन नंबर 4 सबको दिख रहा है, कार्बन नंबर 4 जो OH है कार्बन नंबर 4 का, उसने अपना पोजीशन चेंज कर लिया है, दिखा कि नहीं। गैलेक्टोज में क्या हुआ कि कार्बन नंबर 4 जो है C4, उसने अपना कॉन्फ़िगरेशन क्या कर लिया, चेंज कर लिया। तो ये भी बाकी सब सेम था, 1 2 3 तक सेम है, चौथा बदल गया, पांचवा छठा भी सेम है, तो सिर्फ एक कार्बन पे क्या हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशन बदल जा रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ईपीमर। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज भी आपस में क्या है, ईपीमर हैं, बट इस बार इस ईपीमर का नाम कुछ और होगा, वो नाम क्या होगा, C4 ईपीमर। ठीक है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में कौन से ईपीमर हो गए, ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में कौन से हो गए, C4 ईपीमर। ठीक है, ये भी क्या है, ईपीमर ऑफ ग्लूकोज, ईपीमर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, समझ में आया सबको, ईपीमर क्या होगा समझ में आया कि नहीं आया। कार्बन नंबर 4 पर डिफरेंस हो गया, कार्बन नंबर 2 पर डिफरेंस हो गया, तो दिस टू आर डिफरेंट देन ग्लूकोज, बट क्योंकि सिर्फ एक कार्बन पे चेंजेज आ रहे हैं, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड ईपीमर, एंड ईपीमर्स आर डायस्टेरियोमर। अब मिरर इमेज देख लो, दोनों में आपस में कोई मिरर इमेज नहीं है। ये सबको समझ में आया। ग्लूकोज C4 ईपीमर है ना, ये कौन सा है, ईपीमर है, बट C4 ईपीमर है ग्लूकोज का। दिस इज C4 ईपीमर ऑफ ग्लूकोज। डन, ईपीमर क्लियर हुआ। हाँ जी, जो चेंज होगा उसको बोल दोगे, बट आपके पास दो नोन है ना, जिनका नाम आपके पास नेचर में पाया जा रहा है, तो आसानी से उसको बोलो ना, अननोन को काहे बोलने जाओगे। जब आपके पास नोन है तो नोन को बोलो, जब नोन नहीं होता तो अननोन को बोलने जाता है। अभी तो नोन दो अवेलेबल ही था ना। तो क्वेश्चन पूछा था जैम में, IIT जैम ने पूछा था कि ग्लूकोज का C2 ईपीमर कौन है, स्ट्रक्चर दिया था, नाम नहीं दिया था, स्ट्रक्चर 4 दिया था, आपको पहचानना था। अब 2-3 भयंकर क्वेश्चन थे ईपीमर से, ध्यान से देखिएगा, ईपीमर के 2-3 अच्छे क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन देख लो, जो लगा लिया उसको मान लेंगे कि हाँ बहादुर बच्चे हो। ठीक है, ध्यान से देखना, जैम का क्वेश्चन है। हाँ, ग्लूकोज वो भी आपस में है, वो भी आपस में है बेटा, मैनोज गैलेक्टोज भी आपस में ईपीमर ही है, कह सकते हो। ठीक है, बट हम एक के रेफरेंस किसी एक से लेते हैं तो ग्लूकोज के रेस्पेक्ट में लिया जाता है। ठीक है, तो अब चलो देखते हैं जरा कि आइडेंटिफाई which among the following structure is C2 ईपीमर ऑफ डी ग्लूकोज। ठीक है, डी ग्लूकोज का कौन सा ऐसा है जो C2 ईपीमर है। ऑप्शन नंबर 1, ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा और हो सकता है आप ना लगा पाए, या हो सकता है आप लगा ले जाएं। दिस एवरीथिंग डिपेंड अपॉन सकता है। ठीक है, सकता है, सकती है पर डिपेंड करेगा।
जानना ये है कि आप आंसर सही बता पाते हो कि नहीं, तो अभी मेरे को पता चल जाएगा तुरंत। इसमें से कौन सा ग्लूकोज का C2 इपिमर है। पहचानो तो जाने। चलो, ABCD और D है आपका। चलिए आंसर बताइए, आपका कौन सा आंसर हुआ। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो ग्लूकोज का C2 इपिमर है। जो ग्लूकोज का C2 इपिमर है वो कौन है, पहचान के बताओ। आपके सामने क्वेश्चन है, आपके सामने C2 इपिमर है, आप जल्दी से देख के बताइए कौन सा है जो C2 इपिमर है ग्लूकोज का। लेट्स स्टार्ट, बताइए। सी है, किसी ने कहा सी, मे बी मे नॉट बी, आई डोंट नो। सी है पक्का, मान लिया जाए। ज़्यादातर लोग बोल दोगे तो मान लूंगा, ठीक, कम लोग बोलोगे तो नहीं मानूंगा। और कोई। सी ही है, क्योंकि जो अपना नॉर्मल ग्लूकोज है, जिस ग्लूकोज की आप बात कर रहे हो, उसका स्ट्रक्चर देखो ये होता है। आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर मैंने कल बनाया था जब कायरल सेंटर पढ़ा रहे थे, तो ठीक है। यहाँ के OH से ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। ये है कार्बन नंबर 1 जो कि एनोमेरिक कार्बन होता है, और ये आपका है नॉर्मल ग्लूकोज। ये आपका नॉर्मल ग्लूकोज, ठीक है। दिस इज अ नॉर्मल ग्लूकोज। तो नॉर्मल ग्लूकोज में देखो कार्बन नंबर 2 ये वाला है ना, कार्बन नंबर 2। तो कार्बन नंबर 2 में OH नीचे होना चाहिए, तो जिसमें कार्बन नंबर 2 का OH ऊपर चला गया होगा, देखो यहाँ पे चेंज हो गया ना, वही आपका क्या है, माइनोज है। यही आपका क्या है, माइनोज। और जो माइनोज होगा वही C2 इपिमर होगा। समझ आया सबको। तो दिस इज ऑल अबाउट इपिमर्स। नाउ लास्ट टॉपिक इज एनोमर्स, ठीक है। स्लाइड भी खत्म हो गया आज तो। चलो तब अगली क्लास में एनोमर बता दूंगा, ठीक है। टाइम भी खत्म हो गया, स्लाइड भी खत्म हो गया। तो सबको यहाँ तक समझ में आया। अब स्लाइड खत्म होगा, नया स्लाइड ऐड करूंगा, ठीक है। सबको यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। एनोमर, इपिमर, मैनोज। एनोमर में बस कार्बन नंबर 1 पे चेंज होता है। देखो एनोमर बता दे रहा हूँ, उसको लिखवा दे रहा हूँ, सभी लोग समझ जाओगे। एनोमर में कुछ नहीं होता। एनोमर वो होते हैं जब कार्बन नंबर 1 पे ही चेंज आ जाएगा। दो ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें कार्बन नंबर 1 पे चेंज होगा आर कॉल्ड एनोमर, ठीक है। तो अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज क्या होते हैं, आपस में एनोमर होते हैं, और एनोमर भी डायस्टीरियोमर्स ही होते हैं। तो अगर कार्बन नंबर 1 पे चेंज हुआ देन दिस इज कॉल्ड एनोमर। एनोमर्स आर डायस्टीरियोमर्स। अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज आर द एग्जाम्पल ऑफ एनोमर्स। बस इतना ही था, एनोमर डायस्टीरियोमर मैंने सारा आपको बता दिया। तो अब आप पूरा इधर से तैयार कर लीजिएगा। अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल एंड डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन लाइक DL, RS, एरिथ्रोथ्रियो। ये कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूल का स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ तक सबको समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया सबको। डायस्टीरियोमर्स, इपिमर, एनोमर सब क्लियर हो गया। इनैंसियोमर, डायस्टीरियोमर सबको क्लियर है। प्रैक्टिस करिए किताबों से, अच्छी किताबें पढ़िए। देखिए अगर आपको अच्छी किताब पढ़नी है तो आपको दो किताबें बता, एक PS कलसी का बुक ले लीजिए स्टीरियोकेमिस्ट्री का, ठीक है। बहुत अच्छे एग्जाम्पल मिल जाएंगे उसको। इसके अलावा क्लेडन ले लीजिए, ठीक। दोनों में से पढ़ लीजिए। और भी अगर आप लोकल बुक चाहते हैं तो लोकल बुक में जय सिंह का आता है, जगदम्बा सिंह का, उसका भी स्टीरियोकेमिस्ट्री आप देख सकते हो। और बेहतरीन में जाना है आपको, बेहतरीन में जाना है स्टैंडर्ड में, तो आप इलियल एंड इलियल का देख सकते हो। इसके अलावा नासीपुरी का भी बुक है। बहुत अच्छे अच्छे बुकें हैं, बट आप क्या करो, कोई एक बुक पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। तो आप कोशिश करो PS कलसी पढ़ लेने का, नासीपुरी मिल जाए नासीपुरी पढ़ लो, और क्लैडन थोड़ा सा देख लो, अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास। तो मैं आज यहीं पर रोक रहा हूँ, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।